ओके, ये इकोनोमेट्रिक्स का पेपर है पास्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने ऑलरेडी से कर लिया है सॉल्व, एमसीक्यूज़ थे वो आप देख सकते हैं जाके, एमसीक्यू सॉल्व इकोनोमेट्रिक्स के नाम से वीडियो होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा एंड पैनल डेटा। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय इंट्रिंसिकली लीनियर एंड इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, गिव सम एग्जांपल्स। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें पता हो क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज और पैनल डेटा का क्या है। ये नीचे मैंने सॉल्व किया है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा अगर किसी को चाहिए तो मुझे ईमेल आप कर सकते हैं। ईमेल मेरा आईडी है mzeshan @eco.qau.edu.pk। ठीक है, ओके। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज एंड पैनल डेटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। क्रॉस सेक्शन डेटा एक ऐसा डेटा सेट होता है जो एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको हम मेजर करते हैं। क्रॉस सेक्शनल data is a type of data collected from a group or population at a single point in time during a specified period of time। किसी एक टाइम पीरियड पे अगर कोई डेटा कलेक्ट करे तो उसे क्रॉस सेक्शनल डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान या इस्लाम, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल लिखी, इस्लामाबाद के लोगों ने 2020 में उनकी एनुअल इनकम क्या थी, तो हम बस एक 2020 में हम देख रहे हैं कि उसकी क्या इनकम है। दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। हमने यहाँ पे जिस तरह 1000 बंदों से पूछा कि क्या इनकम है आपकी इस्लामाबाद में, तो ये डिफरेंट पीपल हैं लेकिन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम में 2020 में हमने देखा कि क्या उन्होंने कमाया, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर है सिंगल पॉइंट इन टाइम, ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। एक और एग्जांपल हो सकती है क्रॉस सेक्शनल डेटा की, आपकी क्लास में मैं आके पूछता हूँ कि आपके मार्क्स क्या हैं। ठीक है, आपका जीपीए क्या है, तो आपका जीपीए अभी आप बताओगे जो करंट जीपीए वो एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूछ रहे हैं, सिंगल पॉइंट इन टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि पिछले 50 सालों का डेटा, पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना था, नो, एक एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पूछ रहे होते हैं। मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, इसमें बहुत सी ऑब्जर्वेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ आपका कलर, आपका जेंडर, आपके मार्क्स, आपकी इनकम, ये सारा कुछ, लेकिन एक एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा हूँ तो इसे क्रॉस सेक्शनल डेटा कहते हैं। नो टेम्पोरल कंपोनेंट, टेम्पोरल कहते हैं टाइम को, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, टाइम पीरियड का नहीं होता। डाइवर्सिटी, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। जिस तरह हम एक बंदे के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ले सकते हैं, डाइवर्सिटी आती है। सेकेंड पार्ट है वो टाइम सीरीज डेटा क्या है, ये उससे डिफरेंट है। टाइम सीरीज डेटा इज ए डेटा सेट दैट ट्रैक्स ए सैम्पल ओवर टाइम। इसमें क्या होता है, जिस तरह वही एग्जांपल इसके अंदर अगर हम कोट करें इस्लामाबाद के लोगों का डेटा, लेकिन एक साल का नहीं, पिछले 50 सालों का या 100 सालों का। हमने ये पूछा कि यार 2010 में कितना था ये भी बताएं, 11 में कितना था ये भी बताएं, 12 में बताएं, 13, 14, 15, 16, हर एक ईयर वाइज अपना डेटा बताएं कि क्या क्या आपकी इनकम थी। इसे कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस इज यूज टू अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल चेंज ओवर टाइम। इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, क्रॉस सेक्शनल में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, वो एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। ठीक है, टाइम सीरीज में टाइम इन्वॉल्व होता है। इसके फीचर क्या है, टेम्पोरल डिपेंडेंस। टेम्पोरल मैंने आपको पहले बताया, टाइम को कहते हैं, इसमें डिपेंडेंस होती है, आज की वैल्यू पिछले वैल्यू से पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इस साल आपने क्या खर्च करना है, आज की कंजम्पशन पिछले साल की कंजम्पशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि पिछले साल कितना खर्च किया था, इसे कहते हैं टेम्पोरल डिपेंड। सीजनैलिटी, टाइम सीरीज डेटा में सीजनैलिटी का भी फीचर होता है, सीज़न वाइज भी कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल ईद के सीज़न में आप ज़्यादा खर्च करते हो, दूसरे सीज़न में कम खर्च करते हो। सिर्फ खर्च की बात नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी टाइम सीरीज है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के 25 साल की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का डेटा लेते हैं, तो जो गंदम का सीज़न है उसमें गंदम की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसमें दूसरा है कपास का तो उसमें कपास की ज़्यादा होगी। तो सीजनैलिटी होती है। ट्रेंड्स भी होते हैं। ट्रेंड क्या होता है, एक चीज़ के अंदर ट्रेंड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 2011 में जो थी 12 में बढ़ गई, 13 में और बढ़ गई, 14 में और बढ़ गई, 15 एक किस्म की बढ़ती जा रही है, तो एक ट्रेंड आ गया, पॉजिटिव ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसमें ट्रेंड भी, इसका एक फीचर है कि ट्रेंड्स भी होते हैं इसकी सीरीज़ में। स्टेशनैरिटी, ये एक प्रॉब्लम है डेटा की। स्टेशनैरिटी का मतलब होता है मीन वेरिएंस, को वेरिएंस इसका चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता। किसी
डेटा का। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है, उसका मीन, उसका वेरिएंस और उसका को वेरिएंस या जो भी है उसकी मूवमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, उससे कहते हैं नॉन स्टेशनरी। ये स्टेशनरिटी का प्रॉब्लम होता है, ये स्टेशनरी नहीं होता डेटा अक्सर। फोरकास्टिंग एक और फीचर है इसका, फोरकास्टिंग, इसको यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकती है। फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, यानी कि आज के आपके पास पिछले 25 सालों का अगर डेटा है उसकी बेस पे आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल डेटा में ऐसे नहीं है, उसमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब आ गया आखिरी पैनल डेटा। पैनल डेटा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज दोनों को कंबाइन कर दो, उसे पैनल डेटा कहते हैं। अब इसी एग्जांपल दोनों को कंबाइन इधर करें, इस्लामाबाद के लोगों का डेटा है, बहुत से लोगों का, इस्लामाबाद के हज़ारों लोगों का डेटा है, 1000 बंदों का, और हर बंदे का 50-50 सालों का डेटा है। दैट्स कॉल्ड पैनल डेटा। पैनल डेटा का क्या मतलब होता है, और इजी एग्जांपल इसके पैनल डेटा की ये हो सकती है, साउथ एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ की पिछले 50 सालों की जीडीपी का डेटा, ये पैनल डेटा की बेस्ट एग्जांपल। अब क्या हो गया, क्या होगा, पाकिस्तान की भी 50 सालों की, इंडिया की भी 50 सालों की, अफ़गानिस्तान की भी 50 सालों की, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जो भी है सबके 50-50 सालों के। इसका मतलब टाइम भी इन्वॉल्व हो गया, क्रॉस सेक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, दोनों इसे कहते हैं पैनल डेटा। इसके फीचर क्या है, इंडिविजुअल हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है सेम किसी चीज़ का ना होना। इंडिविजुअल हेट्रोजेनिटी इसमें होती है जिसमें इसका मतलब है कि मुख्तलिफ कंट्री हैं, मसलन इंडिविजुअल मुख्तलिफ इंडिविजुअल है तो उनकी हेट्रोजेनिटी को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके कुछ मॉडल्स होते हैं, फिक्स्ड इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट, उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। डायनामिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस होता है लंबे टाइम पीरियड के एनालिसिस अगर आपने करने हैं तो उसके लिए भी टाइम के एनालिसिस होते हैं, इसके लिए भी आपके लिए ये पैनल डेटा ठीक है। फिर है प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ विद इन यूनिट एंड बिटवीन यूनिट वेरिएशंस। मतलब ये आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है विद इन यूनिट। विद इन यूनिट का मतलब है पाकिस्तान के डेटा के अंदर की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, बिटवीन यूनिट पाकिस्तान और इंडिया के एनालिसिस कंपैरिजन करने हो उसके अंदर भी आपकी हेल्प मिल जाती है। मोर एफिशिएंट है ये देन क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है पैनल डेटा, और ये ईजी भी होता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और एड्रेस इंडोजेनिटी इशूज़। एक प्रॉब्लम है रिग्रेशन एनालिसिस जिसे इंडोजेनिटी इशूज़ कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूँगा, जिस तरह GMM टेक्निक है पैनल डेटा की, वो बड़ी अच्छी इंडोजेनिटी को सॉल्व कर देती है। खैर ये फीचर्स हैं। तो क्या पहले क्वेश्चन में क्या कॉमन क्या है, क्रॉस सेक्शन होता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम सीरीज होता है लंबे टाइम पीरियड की डेटा, क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज दोनों को कंबाइन कर दो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज मीन्ड बाय इंट्रिंसिकली लीनियर एंड इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, गिव सम एग्जांपल। सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स में लीनियर मॉडल कौन सा होता है। मैथमेटिक्स में लीनियर मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, एक्स वाई कोई भी है वेरिएबल इनकी पावर 1 हो मैक्सिमम, उसे लीनियर कहते हैं। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में ऐसे नहीं है। इकोनोमेट्रिक्स में नॉन लीनियर का मतलब होता है पैरामीटर का लीनियर होना। ये जिस तरह आपने रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस जी एरर टर्म, ठीक है, या अगर कुछ बुक्स में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एरर टर्म। तो जो अल्फ़ा बीटा या ए बी जिसको पैरामीटर्स कहते हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, उनकी एक पावर 1 होनी चाहिए, ना ही वो किसी पे डिवाइड हो रहे हो ना किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर मतलब पैरामीटर के साथ, वेरिएबल के साथ तो वो हो ही सकता है, तो उसे नॉन लीनियर कहेंगे। बेशक x की पावर 5 क्यों ना हो, मॉडल लीनियर होगा अगर बीटा अल्फ़ा की पावर 1 है तो, ठीक है। तो ये मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल विल ऑलवेज मीन ए रिग्रेशन दैट इज़ लीनियर इन पैरामीटर में लीनियर होना उनका उसका ज़रूरी है, बीटा जिसको कहते हैं। इसमें वेरिएबल की पावर बेशक जितनी भी हो जाए कोई इशू नहीं है। फंक्शन इज सेट टू बी लीनियर इन पैरामीटर से बीटा 1 इफ बीटा 1 अपीयर्स विद द पावर ऑफ 1 एंड नॉट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी अदर पैरामीटर, किसी और पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो रहा हो और उसकी पावर 1 हो, इसे कहते होते हैं लीनियर मॉडल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट है x। बेशक y x की कोई भी पावर हो जाए, अल्फ़ा बीटा की पावर 1 होनी चाहिए, अल्फ़ा बीटा किसी और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, डिवाइड नहीं होने चाहिए, फिर मॉडल लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। एक्स वाई की पावर बेशक कुछ भी हो। ओके, अब आते हैं इंट्रिंसिकली लीनियर और नॉन लीनियर का क्या चक्कर है, ठीक है। सबसे पहले कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर लग तो नॉन लीनियर होते हैं,
लेकिन उसको अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, थोड़ा सा उसके साथ काम करें तो वो लीनियर बन जाते हैं, ठीक है। उसे कहते होते हैं इंट्रिंसिकली या इनहेरेंटली लीनियर, मतलब एक ऐसा मॉडल जो बाज़ाहिर लग नॉन लीनियर रहा है, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा सा कोई काम करें तो वो ऑब्वियस ऑटोमेटिकली लीनियर बन जाएगा, ठीक है। ये जिस तरह मैंने लिखा है, ऐसे पेपर में लिखना है, सम मॉडल्स में लुक नॉन लीनियर इन पैरामीटर बट आर इनहेरेंटली और इंट्रिंसिकली लीनियर बिकॉज विद सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन दे कैन मेड लीनियर इन पैरामीटर। अगर थोड़ा सा इसको सेटिंग करें तो वो लीनियर बन जाएंगे। बट इफ सच मॉडल कैन नॉट बी लीनियराइज इन पैरामीटर देन दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर। अगर कोई ऐसा मॉडल जिसको जो मर्जी कर लो वो लीनियर ना बने, उसे कहते हैं इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर, ठीक है। इंट्रिंसिकली का शायद इनहेरेंट, मेरा ख्याल इसका उर्दू में मतलब पैदाइशी है या मतलब बाय बर्थ, कुछ इस तरह का, मैं कंफर्म नहीं है इसके बारे में। इनहेरेंटली और इंट्रिंसिकली ये दोनों सिनोनिम्स हैं मेरा ख्याल है, ओके। तो ऐसा मॉडल जिसको सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, यानी कि कुछ उसको करके अगर नॉन लीनियर को लीनियर बना दिया जाए तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिकली लीनियर, मतलब वो बाज़ाहिर तो नॉन लीनियर लग रहा था लेकिन है लीनियर। अगर उसको कुछ भी कर लो कुछ नहीं लीनियर बन रहा तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर। एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ आएगी। ये देखिएगा पहली एग्जाम्पल, वाई आई इज इक्वल टू ई की पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। बाज़ाहिर ये लग रहा है कि ये नॉन लीनियर है, हालांकि ये नॉन लीनियर नहीं है, ये इंट्रिंसिकली लीनियर है। इंट्रिंसिकली लीनियर का क्या मतलब है? अगर मैं दोनों साइडों का लॉग ले लूँ, y का भी लॉग ले लिया मैंने, ये इस साइड का भी लॉग लिया, इस साइड का जब मैं लॉग लूँगा लॉग से एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं है? तो क्या बन जाएगा मॉडल? जिस तरह ये देखें मैंने सॉल्व किया, एल एन वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, बन गया लीनियर के नहीं? तो ये बाज़ाहिर नॉन लीनियर लग रहा था, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉग लिया तो ये लीनियर बन गया। इसे कहते होते हैं इंट्रिंसिकली लीनियर मॉडल, यानी कि ऐसे मॉडल जो बाज़ाहिर लग नॉन लीनियर रहे होते हैं लेकिन लीनियर बन जाते हैं। जिस तरह पेपर में पूछा है एक एग्जाम्पल लिखें तो आप ये वाली एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। अब एक और डी एग्जाम्पल देखिएगा, बीटा 1 प्लस 0.75 माइनस बीटा 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा 2 इंटू एक्स आई माइनस 2 प्लस म्यू टी। अब इसको हम ना तो लॉग लेके देख लें फिर भी ये नहीं बनेगा लीनियर, कुछ भी करके देख लें ये इसी तरह एक्सपोनेंशियल कुछ अजीबोगरीब शक्ल रहेगी। इसे कहते होते हैं इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर, कुछ भी कर लो ये नॉन लीनियर ही रहेगा। तो ये दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, डी और ई जो है ये नॉन लीनियर है, ए लीनियर है, सी भी हमारा लीनियर है, ठीक है। खैर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दी हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। लीनियर का मतलब होता है पैरामीटर में लीनियर होना, पैरामीटर की पावर का 1 होना। तो इंट्रिंसिकली लीनियर का मतलब है कुछ मॉडल लगते नॉन लीनियर होते हैं लेकिन उसके साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करें तो वो लीनियर हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉबर्ट मॉडल, what it is, why it is popular in economic studies, what are its strength over linear probability model। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको पता हो कि वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप है बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें दो ही ऑप्शन होते हैं चीज़ों के, और वो क्वांटिटेटिव नहीं होते, नंबरों की शक्ल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल जेंडर या तो मेल है या फीमेल है, ऐसे है कि नहीं है? जो इस तरह के वेरिएबल होते हैं इन्हें बाइनरी वेरिएबल कहते हैं। इसमें मेल फीमेल, क्योंकि इंग्लिश के लेटर वर्ड्स हैं, इनको क्वांटिटेटिव बनाना हो तो इसको हम डमी वेरिएबल यूज़ करते हैं। अगर जेंडर हो, मेल होगा तो 1 कर दो, फीमेल है तो 0। बेशक फीमेल को 1 कर दो, मेल को 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी होगा, यानी कि 1 0 1 0 1 इस तरह का होगा, तो उस पर OLS नहीं लग सकता। उसके ऊपर कौन सा मॉडल लगेगा? या तो लॉजिट मॉडल लगेगा, या प्रॉबर्ट मॉडल लगेगा, या लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल लगेगा। इन तीनों में से कोई भी लगा दो, लग जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे उसने ये पूछा है कि प्रॉबर्ट क्या है और ये लीनियर के ऊपर इसका क्या एडवांटेज है। सबसे पहले देखते हैं, अ प्रॉबर्ट मॉडल इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस यूज्ड इन द मॉडल यूज टू मॉडल बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। जो बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका मॉडल बनाना हो तो प्रॉबर्ट मॉडल लगता है। इन इकोनॉमिक्स इट इज़ ऑफन इम्प्लाइड टू एनालाइज अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज डाइकोटमस। अच्छा, बाइनरी का दूसरा नाम डाइकोटमस है। डाइकोटमस का भी मतलब होता है 2, ठीक है। सच एज वेदर इंडिविजुअल चूजेस टू बाई ए प्रोडक्ट और नॉट। जिस तरह उसने एग्जाम्पल दे दिया कि एक बंदा है वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है या नहीं, येस नो, येस है तो 1, नो है तो 0, ठीक है। एक और एग्जांपल उसने दिया, वेदर समवन इज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड।
एम्प्लॉयड है तो 1, अनएम्प्लॉयमेंट है तो 0, बेशक अनएम्प्लॉयमेंट को 1 कर लो, एम्प्लॉयड को 0। तो जो इस तरह के मॉडल्स होते हैं उसको अगर आपने रन करना है तो OLS नहीं लगता, प्रॉबर्ट मॉडल लगता है। अब क्वेश्चन दूसरा पार्ट है कि लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का क्या, प्रॉबर्ट क्यों अच्छा है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल से। लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल एक टेक्निक है जो यूज़ होती है जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह का हो, बाइनरी, यानी कि 1 0 1 0 हो। लेकिन लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल के साथ 4 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है नॉन नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म। जो लीनियर प्रोबेबिलिटी का मॉडल होता है उसकी जो एरर टर्म होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। दूसरा हेटेरोस्किडास्टिसिटी का प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। तीसरा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ 0 to 1, क्योंकि हमारा देखो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 1 0 1 0 1 है, ठीक है। तो उसकी ना एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको ना वो यूँ समझ लें कि ना उसकी एक लिमिट है, 0 और 1 के दरमियान में रहना चाहिए उसको। जब हम लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल लगाते हैं तो वो मॉडल 0 और 1 के दरमियान में नहीं रहता। ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी। ये यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है, बस आप इतना याद रखें। इसका आंसर वैसे भी शॉर्ट मांगा है। क्वेश्चनेबल वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एज ए मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। आर स्क्वायर किस लिए यूज़ होता है, गुडनेस ऑफ फिट। तो जो होते हैं ना मॉडल जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल डमी हो या जिसे बाइनरी वेरिएबल कहते हैं, तो उसके अंदर आर स्क्वायर सिंपल वाला आर स्क्वायर नहीं होता, सोडू आर स्क्वायर एक और होता है, उसका नाम है सोडू आर स्क्वायर, वो लगता है। तो ये क्वेश्चनेबल होता है, ये ठीक नहीं होता आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी अगर आप क्या करोगे, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल से बाइनरी मॉडल को, बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल वाले मॉडल को एस्टिमेट करोगे। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, प्रॉबर्ट मॉडल। प्रॉबर्ट मॉडल मेक श्योर करता है किन चीज़ों को, एक तो ये वाली नॉर्मेलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, दूसरा हेटेरोस्किडास्टिसिटी का इशू भी ख़त्म कर देता है, तीसरा ये जो नॉन फुलफिलमेंट है 0 और 1 की उसको भी सेट कर देता है, और आर स्क्वायर के लिए इसका अपना आर स्क्वायर होता है जिसे सोडू आर स्क्वायर कहते हैं। तो ये चारों प्रॉब्लम जो हैं लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल के वो प्रॉबर्ट सेट कर देता है। यही इसका आंसर था, ठीक है। समराइज इसको करता हूँ। प्रॉबर्ट मॉडल हो, चाहे लॉजिट मॉडल हो, चाहे लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल हो, तीनों के तीनों तब यूज़ होंगे जब डिपेंडेंट वेरिएबल आपका बाइनरी हो, डमी हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज़ करेंगे उसमें ये 4 तरह की प्रॉब्लम होती है। 3 तो समझ आती हैं आपको, ये नॉन फुलफिलमेंट वाली ये थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो सकती। बस आप इसको यूँ समझ लें कि इसको 0 और 1 के दरमियान में रहना होगा, आपके जो कोफिशिएंट्स की जो इंटरप्रिटेशन है उसको। खैर, उसको ठीक करने के लिए प्रॉबर्ट लगता है। प्रॉबर्ट इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन है, इसलिए ये अच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा न्यूमेरिकल, उसको फ़िलहाल रोकते हैं, पहले 5वां एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि हमारा ये सेट हो जाए सारा कुछ थ्योरेटिकल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ को इंटीग्रेशन? व्हाट इज़ द डिफरेंस इफ़ एनी बिटवीन टेस्ट ऑफ यूनिट रूट एंड टेस्ट ऑफ को इंटीग्रेशन? व्हाट इज़ स्पूरियस रिग्रेशन? व्हाट इज़ कनेक्शन बिटवीन को इंटीग्रेशन एंड स्पूरियस रिग्रेशन? तो ये सारा क्वेश्चन टाइम सीरीज़ का है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं? को इंटीग्रेशन क्या है, नॉन स्टेशनैरिटी प्रॉब्लम, स्पूरियस रिग्रेशन क्या है, स्पूरियस क्या है, को इंटीग्रेशन क्या है, और यूनिट रूट क्या है। ये 3 चीज़ें पूछी हैं। तो तीनों का आंसर मैंने एक ही दफ़ा सेट कर दिया है। इसी जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपने लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले डेटा स्पूरियस रिग्रेशन को समझते हैं। स्पूरियस रिग्रेशन का मतलब होता है जब 2 वेरिएबल टाइम सीरीज़ डेटा है, टाइम सीरीज़ समझ लें कि एक जीडीपी का डेटा है पाकिस्तान का 50 सालों का, एक इन्वेस्टमेंट का डेटा है पाकिस्तान का जिसे एफडीआई कहते हैं 50 सालों का। अगर एफडीआई को जीडीपी के साथ के ऊपर इम्पैक्ट अगर हम देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये दोनों वेरिएबल स्टेशनरी हैं कि नहीं है। अगर हमने बगैर स्टेशनैरिटी चेक किए इन दोनों वेरिएबल के ऊपर कोई भी टेक्निक लगा दी, फ़र्ज़ करें OLS लगा दिया, तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो स्पूरियस होंगे। स्पूरियस का मतलब है मीनिंगलेस, जिनका कोई सेंस नहीं बनती, सेंसलेस। पहले हम समझते हैं कि टाइम सीरीज स्टेशनैरिटी है क्या है। टाइम TS मतलब टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज डाटा ऑफन हैव टाइम डिपेंडेंट मूवमेंट्स। स्टैट्स में मूवमेंट्स होती है ना, जिसका नाम मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, इनको मूवमेंट्स कहते हैं। टाइम सीरीज डेटा ऑफन हैव टाइम डिपेंडेंट मूवमेंट्स। टाइम सीरीज डेटा उसमें टाइम डिपेंडेंट मूवमेंट होती है, यानी कि मीन, वेरिएंस, को वेरिएंस जो हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एनी टाइम सीरीज इंक्रीज ओवर टाइम। इसके अंदर मीन और वेरिएंस जो होता है ना वो डेटा का, फॉर एग्जांपल जीडीपी है 50 सालों की, उसका मीन वेरिएंस टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है।
जब वो बढ़ता जाता है इसका मतलब उसका मीन कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। अगर वो मीन बदल रहा है इसका मतलब उसकी जो मूवमेंट है, जिस तरह मीन वेरिएंस भी फिर बदलेगा, क्योंकि मीन से वेरिएंस का फार्मूला में भी मीन आता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो जब ये मूवमेंट सेम नहीं रहती, बदलती रहती है, तो उसे कहते हैं नॉन स्टेशनरी डाटा। ईजी करता हूँ, जब भी किसी भी वेरिएबल का मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, या जिसको ऑटो कोवेरिएंस जिसको कहते हैं, वो अगर टाइम के साथ साथ बदलता रहे, कांस्टेंट ना रहे, उसे कहते हैं नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज, TS टाइम सीरीज। ग्रेंजर एंड न्यू बोल्ड, ये दो बंदे थे, इन्होंने 1974 में एक पेपर लिखा था, उसमें कहा था इफ़ टू इंडिपेंडेंट, या जिसको वो कहता है नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज आर रिग्रेस्ड ऑन ईच अदर, अगर नॉन स्टेशनरी दो टाइम सीरीज को एक दूसरे पे रन किया, चांसेस ऑफ फाइंडिंग ए स्पूरियस रिलेशनशिप आर वेरी हाई। तो जो स्पूरियस रिग्रेशन आएगी ना, वो बहुत ज़्यादा, उसके चांस ज़्यादा हैं। स्पूरियस मीन्स मीनिंगलेस। तो ये जो पहला पार्ट है ना, व्हाट इज़ स्पूरियस रिग्रेशन, ये जो नीचे आ रहा है, इसका आई होप आपको कवर हो गया होगा। जब भी दो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ को एक दूसरे पे रन करेंगे तो रिज़ल्ट स्पूरियस होंगे, ज़्यादा चांस है कि स्पूरियस होंगे। स्पूरियस मीन्स मीनिंगलेस। ओके, अब एक और पूछा था उसने कि यूनिट रूट क्या है। यूनिट रूट स्टोकास्टिक प्रोसेस। यूनिट रूट का मतलब क्या होता है, यूनिट रूट लफ्ज़ कहाँ से निकला उसको बाद में देखते हैं। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, रैंडम वॉक मॉडल। इधर RW मैंने लिख दिया टाइम बचाने के लिए, रैंडम वॉक मॉडल। रैंडम वॉक क्या होती है, ये एक्चुअली निकला है, वो जो किसी बंदे ने ड्रिंक की होती है, कभी वो इधर गिर रहा है कभी इधर गिर रहा है, तो रैंडमली वो वॉक कर रहा है, उधर से ये नाम आया रैंडम वॉक मॉडल। अब देखिए इसको अगर पेपर में आपने कैसे लिखना है, ये वाली इक्वेशन लिख दें, YT यानी कि कोई वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें GDP इज इक्वल टू, ये रो लिखें, रो, इसको रो कहते हैं, YT-1। इसका क्या मतलब है, आज की GDP पिछले साल की GDP पर डिपेंड कर रही है, प्लस म्यूट, ये उनकी एरर टर्म है। अब गौर से देखिएगा, आज की GDP करंट पिछले साल की GDP पर डिपेंड कर रही है, और ये जो रो है ना, अगर तो ये 1 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर अगर 1 है, इसका मतलब आज की वैल्यू का पिछले साल की वैल्यू के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप है। इसी से इम्प्रेस होकर नाम आया है यूनिट रूट। यूनिट यानी कि इसका 1, यूनिट रूट 1 है, रो इज इक्वल टू 1 है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए उसे कहते होते हैं नॉन स्टेशनरी डेटा। है कि नहीं, ऐसे नॉन स्टेशनरी है कि नहीं है ये, क्योंकि आज की वैल्यू पिछले साल की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जब आज की वैल्यू पिछले साल पे डिपेंड करेगी तो इसका मतलब मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस भी डिपेंड करेगा, तो वो तो चेंज होता जाएगा हर दफ़ा, तो फिर सेम नहीं रहेगा। तो यूनिट रूट इनको कहते हैं, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है। इफ़ रो इज इक्वल टू 1 देन 1 बिकम्स ए रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, ये इसका स्पेशल नाम है, विदाउट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है इसको फ़िलहाल छोड़ें। इफ़ रो इज़ इन फैक्ट 1 वी फेस व्हाट इज़ नोन एज यूनिट रूट प्रॉब्लम, इसको कहते हैं यूनिट रूट, यानी कि इसका यूनिट रूट 1 है। दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ नॉन स्टेशनरी, इसको नॉन स्टेशनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो बस आपने इतना लिख देना है कि यूनिट रूट किसको कहते हैं, ये इक्वेशन लिख दो और आप कह दोगे अगर रो 1 के इक्वल हो तो उसे यूनिट रूट कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये सारा लिख दोगे तो फिर परफेक्ट है, नो इशू। फिर उसने पूछा था व्हाट इज़ को इंटीग्रेशन। को इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, को इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब दो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ हों। मैंने आपको पहले बताया कि दो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ को अगर एक दूसरे पे रन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएंगे ना वो स्पूरियस होंगे, यानी कि मीनिंगलेस होंगे। लेकिन एक सिचुएशन है जिसके अंदर वो मीनिंगलेस नहीं होंगे, उसे कहते हैं को इंटीग्रेशन। को इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है जब दो वेरिएबल के दरमियान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पाया जाए। GDP और FDI इन दोनों के दरमियान अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ गया, लंबे टाइम पीरियड का रिलेशनशिप आ गया, फिर बेशक दोनों सीरीज़ नॉन स्टेशनरी ही क्यों ना हो, यानी कि दोनों वेरिएबल नॉन स्टेशनरी ही क्यों ना हो, एक दूसरे पे रन करेंगे तो रिजल्ट स्पूरियस नहीं होंगे। क्या लिखा है मैंने, देयर इज़ ए यूनिक केस वेयर ए रिग्रेशन ऑफ ए नॉन स्टेशनरी सीरीज ऑन अनदर नॉन स्टेशनरी सीरीज डज नॉट रिजल्ट इन स्पूरियस रिग्रेशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड को इंटीग्रेशन। लिखा है एक ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें नॉन स्टेशनरी को नॉन स्टेशनरी पर रन करेंगे तो रिजल्ट स्पूरियस नहीं होंगे, इसे को इंटीग्रेशन कहते हैं। इफ़ टू टाइम सीरीज हैव ए स्टोकास्टिक ट्रेंड, स्टोकास्टिक ट्रेंड मतलब नॉन स्टेशनरी। इफ़ टू टाइम सीरीज हैव नॉन स्टेशनरी, a regression of one on the other may cancel out stochastic trend, which may suggest that there is a long-term relationship or equilibrium relationship between them, even though individually the two series are non-stationary। वो कहता है जब दो सीरीज नॉन स्टेशनरी होंगी, यानी कि उसके अंदर एक ट्रेंड पाया जा रहा है दोनों में, ट्रेंड का मतलब भी नॉन स्टेशनरी होता है, जब वो एक दूसरे को रन करेंगे ट्रेंड से ट्रेंड कट जाएगा,
जो ट्रेंड से ट्रेंड जब कट जाएगा तो एक किस्म का वो उनका यूँ समझ लें कि लंबे टाइम पीरियड का उनका आपस में कनेक्शन बन गया। वो जो ट्रेंड था वो तो कट गया एक दूसरे के साथ, तो लॉन्ग रन रिलेशनशिप बन गया। इसको इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड के दो वेरिएबल एक साथ ही चलते हैं। अगर मैं जिस तरह ग्राफ बनाऊँ, जीडीपी का पॉजिटिव स्लोप, एफडीआई का पॉजिटिव स्लोप, दोनों एक ही तरह ऊपर को जा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड को इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। तो अब उसने पूछा है कि बताओ क्या क्या कौन सा मॉडल किधर लगना है। तो ये टेबल आपने लाजमी बनाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे है ये सारे को समराइज़ कर रहा है। वाई एंड एक्स नॉन स्टेशनरी, दोनों के दोनों नॉन स्टेशनरी हैं और नॉन को इंटीग्रेटेड हैं। अगर वो दो वेरिएबल y और x दोनों नॉन स्टेशनरी हुए और आप और वो नॉन को इंटीग्रेटेड है, यानी कि उनके दरमियान कोई इंटीग्रेशन भी नहीं है, और अगर आपने उनके ऊपर OLS लगा दिया तो रिजल्ट होंगे स्पूरियस रिग्रेशन इसको कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, y और x दो वेरिएबल हैं, नॉन स्टेशनरी तो हैं बट को इंटीग्रेटेड, लेकिन उनके दरमियान को इंटीग्रेशन है। इसका अभी हमने पढ़ा है, उसको को इंटीग्रेशन मॉडल्स भी कहते हैं, तो इसका नाम है को इंटीग्रेशन मॉडल। तो इसको लॉन्ग रन रिलेशनशिप भी कहते हैं। मैंने अभी बताया ना, जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ जाए बेशक नॉन स्टेशनरी ही क्यों ना हो। वाई एंड एक्स दोनों स्टेशनरी हैं, अगर तो दोनों स्टेशनरी है तो सीधा सीधा OLS लगेगा, रिग्रेशन मॉडल OLS लग सकता है। इसको शॉर्ट रन मॉडल भी कहते हैं, शॉर्ट रन रिजल्ट भी कहते हैं। और आखिरी वाई एंड एक्स को इंटीग्रेटेड एंड स्टेशनराइज्ड वाई कैन बी रिग्रेस्ड अगेंस्ट स्टेशनराइज्ड एक्स एंड एरर टर्म ऑफ को इंटीग्रेटेड मॉडल। इसको ये एक स्पेशल किस्म है जिसमें वाई एंड एक्स दोनों हैं, को इंटीग्रेशन भी है दोनों के दरमियान, और वाई स्टेशनरी है एंड वाई स्टेशनराइज्ड वाई कैन बी रिग्रेस्ड अगेंस्ट स्टेशनराइज्ड एक्स। यूँ समझ लें कि वाई और एक्स दोनों स्टेशनरी भी हैं, को इंटीग्रेशन भी हैं। तो इस तरह के मॉडल को इसमें इसका मतलब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों आ गए। कैसे? दोनों स्टेशनरी हैं शॉर्ट रन, दोनों में को इंटीग्रेशन है लॉन्ग रन। इस तरह के मॉडल को कहते हैं ECM मॉडल। तो अब आपने ये सारा लिखना है पेपर के अंदर। सही हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि यूनिट रूट क्या है, स्टेशनरी क्या है, को इंटीग्रेशन क्या है, और ये कौन सा मॉडल है, इनको क्या क्या नाम देते हैं। नेक्स्ट कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 2 SLS, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर पे नोट लिखें। ये आपको पता ही होगा, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर एक ऐसी टेक्निक है जो ओवर आइडेंटिफाइड मॉडल के ऊपर लगती है। इट इज़ ए सिंगल इक्वेशन मेथड बीइंग अप्लाइड टू वन इक्वेशन। ये सिंगल इक्वेशन मेथड है, एक ही इक्वेशन पे लगता है, ये बात याद रखें। सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है जिसमें 5-6 इक्वेशंस होती हैं, उसमें से सिर्फ एक अगर ओवर आइडेंटिफाइड है तो सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये एग्जाम्पल अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये आपने लिख देना, इट इज़ ए सिंगल मेथड being applied to one equation of the system at a time. The aim of 2 SLS is to eliminate simultaneous equation bias. जो इसमें bias है ना वो ख़त्म करना होता है, उसके लिए 2 SLS यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल बताता हूँ, फिर समझ आएगी। स्टेप्स क्या हैं? पहली स्टेज क्या है, एस्टिमेट रिड्यूस फॉर्म एंड ऑब्टेन वाई, रिप्लेस राइट हैंड साइड इंडोजिनस वेरिएबल बाय YI एंड अप्लाई OLS। यानी कि क्या मतलब बना, OLS 2 दफ़ा लगना है, पहली स्टेज पे 1 दफ़ा लगेगा, फिर दूसरी स्टेज पे लगेगा। कैसे, ये एग्जांपल देखते हैं फिर समझ आएगी। ये देखिएगा, y1 कोई वेरिएबल है इज इक्वल टू अल्फा प्लस y2 μ1, और दूसरी इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू बीटा1 y1 प्लस बीटा3 x1 प्लस बीटा4 x2 इज इक्वल प्लस μ2। अब यहाँ पे y1 डिपेंड कर रहा है y2 पे, और यहाँ पे y2 डिपेंड कर रहा है y1 पे। दैट्स कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इंडोजेनिटी। यानी कि इधर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इधर इंडिपेंडेंट आ रहा है, जो इधर इंडिपेंडेंट है वो इधर डिपेंडेंट आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा इंडोजेनिटी की प्रॉब्लम हो। एक स्पेशल किस्म है मॉडल्स की जिसको रिकर्सिव मॉडल कहते हैं, उसके अंदर तो सीधा सीधा हर इक्वेशन पे OLS लग सकता है। मैं वैसे आपको अलर्ट कर रहा हूँ, रिकर्सिव समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बस यूँ समझ लें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें OLS लग सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में नहीं लग सकता। जिस तरह इस पर OLS नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता? अगर मैं OLS लगाता हूँ y, मैं कहता हूँ y चेंज हुआ तो y2 चेंज होगा, ऐसे ही है ना। सॉरी, y2 चेंज हुआ तो y1 चेंज होगा, इस इक्वेशन का यही मतलब है ना। लेकिन जब y1 चेंज होगा तो यहाँ पे y1 पड़ा हुआ है, इससे y2 भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इनके दरमियान आपस में फीडबैक रिलेशनशिप सा बन गया है। इधर से ये ख़राब होता है, ये चेंज होता है, ये इधर पड़ा हुआ है, ये इसको चेंज कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड इंडोजेनिटी प्रॉब्लम। इसमें एरर टर्म इनके इस आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कनेक्शन आ जाता है। अब इसका कनेक्शन आ गया कैसे, ये वाला वेरिएबल इधर कैसे आ गया, इसका मतलब इधर की एरर टर्म भी साथ में आ रही है इसके साथ ही।
ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कनेक्शन आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये ओवर आइडेंटिफाइड है कि नहीं है इक्वेशंस। अगर तो ओवर आइडेंटिफाइड है तो 2SLS लगेगा। सपोज करें ये ओवर आइडेंटिफाइड है, ठीक है, तो कैसे 2SLS लगेगा। पहली स्टेज देखो क्या करना क्या है, ये y2 है ना, y2 इधर भी है तो इधर से y2 आपने ख़त्म करना है। अगर इधर से y2 ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है अब प्रॉब्लम नहीं है। या तो y2 ख़त्म कर दो या y इस इक्वेशन को एस्टिमेट करो, जो भी y2 की वैल्यू आए वो इधर लिखो और फिर इधर फिर चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, देखिएगा स्टेज 1 y2, मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, ये मैंने रिड्यूस फॉर्म दोनों बना ली y2 की। अब देखिएगा y2 फंक्शन है, मैंने रिड्यूस फॉर्म जब बनाओगे तो बिल्कुल इसी तरह की बनेगी। रिड्यूस फॉर्म ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडोजिनस वेरिएबल एक इक्वेशन में एक ही दफ़ा आएगा, दोबारा दूसरे वाला नहीं आएगा। देखें इसमें नहीं आ रहा। अब इसको मैं एस्टिमेट करूँगा y2 को किससे, OLS के साथ एस्टिमेट किया, जो रिज़ल्ट आए वो अब मैं जो पहली इक्वेशन है y2 की, इसकी जगह पे रख दूँगा। यानी कि पहले इस मॉडल को एस्टिमेट करूँगा OLS से, जो रिज़ल्ट आए उसको इधर रख दूँगा। अब इसके ऊपर फिर से OLS लगाऊँगा। जब फिर से OLS लगाऊँगा तो जो रिज़ल्ट हैं वो फिर हमारे 2SLS इसको कहते हैं। तो ये इस तरह होता है। ठीक है, 2 दफ़ा OLS लगा, एक दफ़ा। अब रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्स इस तरह करेंगे कि आप y1 को एस्टिमेट कर लो और y इधर रख लो, इधर रख के फिर y2 कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह हो सकता है। जो 2SLS, खैर उसने शॉर्ट नोट पूछा था, शॉर्ट नोट यही है कि ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन हो तो 2SLS लग सकता है, लगता है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि साइमल्टेनियस एलिमिनेशन हो जाए, जो बाइसनेस होती है उसकी। स्टेप्स आपने लाजमी लिखने। पहला स्टेप है रिड्यूस फॉर्म फाइंड करो, उसके ऊपर OLS लगाओ। फिर दूसरी स्टेप में राइट हैंड साइड पे जो इंडोजिनस वेरिएबल आ रहे हैं उसको रिप्लेस कर दो, किसके साथ, वो जो पहली स्टेज में आपने OLS लगा के रिड्यूस फॉर्म फाइंड की थी उसके साथ, और फिर से OLS लगा दो। दैट्स कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये 2 पेपर्स में आया है, बल्कि मेरे ख्याल ऑलमोस्ट हर पेपर में ये आया है क्वेश्चन। तो कुछ पेपर में ये थर्ड पार्ट लिखा है, कुछ में नहीं लिखा, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। सबसे पहले y इज इक्वल टू, ये इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 इक्वेशन है। इसमें उसको नाम बता दिया गया है कि y क्या है, नेशनल इनकम है, I कैपिटल फॉर्मेशन है, C कंजम्पशन है, Q प्रॉफिट एंड सो ऑन। सबसे पहला पार्ट है विच ऑफ द वेरिएबल वुड बी रिगार्डेड एज एंडोजिनस एंड विच आर एक्सोजिनस एंड लैग्ड एंडोजिनस। पहला पार्ट तो ये बताओ एंडोजिनस क्या है, एक्सोजिनस क्या है, लैग्ड एंडोजिनस क्या है। एंडोजिनस वेरिएबल कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसकी वैल्यू विद इन द सिस्टम डिटरमिन हो। ये देखें इसकी इक्वेशन है विद इन द सिस्टम है, इसकी अपनी इक्वेशन है, इसकी अपनी इक्वेशन है, इसकी अपनी। तो कौन कौन से एंडोजिनस हुए, Y I C Q। एंडोजिनस वेरिएबल कौन से हुए, Y C I Q, यानी कि Y C I Q, ये चारों। दूसरा उसने पूछा बताओ एग्जोजिनस कौन से हैं। एग्जोजिनस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी अपनी इक्वेशन नहीं होती और वो इक्वेशन की राइट साइड पे होते हैं, लेकिन उनके साथ लैग नहीं होता। देख लेते हैं, इसके साथ लैग है, ये नहीं है, इसकी अपनी इक्वेशन है, इसकी अपनी इक्वेशन है, इसके साथ इसकी भी अपनी इक्वेशन है, इसकी भी अपनी इक्वेशन है, इसके साथ लैग है, इसकी ना तो अपनी इक्वेशन है ना लैग है। दैट्स कॉल्ड एग्जोजिनस। PT एग्जोजिनस है, इसका लैग है, इसकी भी अपनी कोई इक्वेशन ही ना ही लैग है, तो ये भी एग्जोजिनस है। तो एग्जोजिनस कौन कौन से हुए, P और R। अब वो कहता है लैग्ड एंडोजिनस। लैग्ड कहते होते हैं किसी वेरिएबल की पिछले साल की वैल्यू लैग लिया गया, प्रीवियस वैल्यू T-1। एंडोजिनस, जो एंडोजिनस हैं उनके लैग देख लो कौन कौन से हैं। ये एक लैग पड़ा हुआ है लैग एंडोजिनस का, ये भी CT एक एंडोजिनस वेरिएबल उसका लैग भी पड़ा है, ये QT एंडोजिनस का भी लैग पड़ा हुआ है। तो लैग्ड एंडोजिनस कौन से हुए, T-1, CT-1, QT-1, Y C Q। जो भी एंडोजिनस वेरिएबल है उनके लैग जो पड़े हुए हैं उनको लैग्ड एंडोजिनस वेरिएबल कहते हैं। पार्ट 1 क्लियर। पार्ट 2 कुछ पेपर में ये पूछा गया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्लूडिंग द वेरिएबल P इन द कंजम्पशन फंक्शन। ये कंजम्पशन का फंक्शन है, इसके अंदर वो कहता है P क्यों डाला है। P कहते हैं कि इसको इन्फ्लेशन को, कॉस्ट ऑफ लिविंग या इन्फ्लेशन को। तो कंजम्पशन इन्फ्लेशन पर डिपेंड नहीं करती है। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन कम होगी, अगर महंगाई कम है तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो इसका क्या आंसर होगा, द रीज़न बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ P वेरिएबल इन द कंजम्पशन फंक्शन इज़ बिकॉज दिस वेरिएबल मे अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। तो ये जो
इन्फ्लेशन को कंट्रोल अकाउंट करता है, इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने ये पी लिखा है। उसने पूछा था क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस करवाया सी के साथ। आपने इसको ऐसे ही लिखना है, द रीज़न बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ पी वेरिएबल इन द कंजम्पशन फंक्शन इज़ बिकॉज दिस वेरिएबल में अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। तो इसके इंट्रोड्यूस करवाने से कंजम्पशन के अंदर इन्फ्लेशन का भी पता लग जाएगा कि इन्फ्लेशन से कंजम्पशन किस तरह रिएक्ट करती है। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 पे, ये जो कि मेन है। ऑब्टेन द रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन एंड डिटरमिन विच ऑफ द गिवन इक्वेशन आर आइडेंटिफाइड, अंडर आइडेंटिफाइड या ओवर आइडेंटिफाइड। बताओ आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है, कौन सी इक्वेशन, ये जो चारों इक्वेशन है, इसकी रिड्यूस फॉर्म भी वो कहता है बनाओ। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये देखते हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल इक्वेशन, ये सारी जो आपके क्वेश्चन में दी गई हैं इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन। स्ट्रक्चरल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बता रही होती हैं। फॉर क्या मतलब, ये देखें, ये इक्वेशन एक स्ट्रक्चरल इक्वेशन है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बता रही है किसका, वाई का बता रही है। वाई डिपेंड करती है पिछले साल की वाई पे और डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे। तो ये इकोनॉमी के अंदर वाई का स्ट्रक्चर ये इक्वेशन बता रही है। ये है इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है वाई पे पिछले साल की जीडीपी पे और क्यू पे पिछला साल नहीं, वैसे ही वाई जीडीपी पे और क्यू प्रॉफिट पे, क्यू प्रॉफिट को कहते हैं ना, ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी में वो इस इक्वेशन से डिफाइंड है। इसी तरह कंजम्पशन का स्ट्रक्चर इससे डिफाइंड है, प्रॉफिट का स्ट्रक्चर इससे डिफाइंड है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन। अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन क्या होती हैं। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मीन दोज इक्वेशन विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इनके ऊपर OLS नहीं लग सकता अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरे में एज इंडिपेंडेंट आ जाए। जिस तरह हम देखें YT यहाँ पे है डिपेंडेंट और यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ गया, और यहाँ पे IT डिपेंडेंट था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ गया। तो इसका मतलब अगेन इंडोजेनिटी की प्रॉब्लम आ गई। इंडोजेनिटी या इंडोजेनिटी जो भी आप पढ़ते हो, इस पे OLS नहीं लग सकता। तो पहले हमने इसको OLS लगाने से पहले हमने ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं है। तो ये थी स्ट्रक्चरल इक्वेशन। अब हमने इनको एक और तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिससे कहते हैं रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें इंडोजिनस वेरिएबल फंक्शन होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सोजिनस के। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चरल इक्वेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडोजिनस वेरिएबल फंक्शन होते हैं ना सिर्फ इंडोजिनस के बल्कि एक्सोजिनस के भी या लैग्ड इंडोजिनस के भी। समझ आ रही है दोनों में क्या फ़र्क है? रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो जिसमें इंडोजिनस वेरिएबल डिपेंड करता है एक्सोजिनस वेरिएबल पे, दूसरे इंडोजिनस वेरिएबल्स पे, और कोई अगर लैग्ड इंडोजिनस है तो उस पर भी। रिड्यूस फॉर्म क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडोजिनस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्सोजिनस पे डिपेंड करता है। ठीक है, या लैग्ड इंडोजिनस एक्चुअली होता है एक्सोजिनस ही है, तो उसे कहते हैं रिड्यूस फॉर्म। यानी कि अब देखें ये इक्वेशन रिड्यूस फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें ये आ गया, ये अगर ना होता तो फिर काम चल जाना था। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन को पहले रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं हम। तो फिर ये जो इसके पैरामीटर हैं बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। ठीक है, और जो रिड्यूस फॉर्म होती है उसको हम नाम देते थे पाई 11, पाई 12, पाई 13, उन्हें कहते हैं रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स। क्या रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए क्या हम स्ट्रक्चरल फॉर्म पैरामीटर निकाल सकते हैं या नहीं? दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है। अगर हम रिड्यूस फॉर्म से स्ट्रक्चरल फॉर्म को सिर्फ एक ही तरीके से निकाल सकें या एक ही दफ़ा एक ही मेथड हो निकालने का, उसे कहते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। अगर रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर से स्ट्रक्चरल पैरामीटर कौन से होते हैं? जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन के पैरामीटर होते हैं, बीटास। अगर हम रिड्यूस फॉर्म से स्ट्रक्चरल पैरामीटर को एक से ज़्यादा तरीक़ों से निकाल सके तो उसे कहते हैं ओवर आइडेंटिफाइड। अगर रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर से स्ट्रक्चरल पैरामीटर को हम ना निकाल सके तो उसे कहते हैं अंडर आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इसकी दो कंडीशंस हैं। एक है ऑर्डर कंडीशन जिसे नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, एक है रैंक कंडीशन जिसे सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। ठीक है,
अच्छा पेपर में अक्सर पूछ लेता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन कौन सी है जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बताती है, स्ट्रक्चरल पैरामीटर कौन से होते हैं जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन के पैरामीटर होते हैं, जिस तरह बीटा नॉट बीटा वन। रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें इंडोजिनस वेरिएबल सिर्फ फंक्शन होते हैं एक्सोजिनस के या लैग्ड इंडोजिनस के, और उसके अंदर जो उसके पैरामीटर होते हैं उसे रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर कहते हैं। क्या रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर से स्ट्रक्चरल पैरामीटर निकाल सकते हैं या नहीं, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं क्या ये इक्वेशंस आइडेंटिफाइड हैं या नहीं है। उसके लिए आपने लगाना है पहले ऑर्डर कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडोजिनस वेरिएबल कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 हैं। तो जी कहते हैं इंडोजिनस को, गुजराती की बुक को फॉलो करते हैं क्योंकि हर जगह वही होती है, अक्सर पेपर में भी वही होता है। तो जी इज इक्वल टू 4 है आपका, ये याद रखें। ये हर कोई भी इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है, जी इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम पूरे को देखना होता है कि कितने सिस्टम में इंडोजिनस है, 4 हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है, इस तरह करना है, जितने वेरिएबल हैं ना उनके नाम लिख दो। वाई मैंने आई आगे जाके लिख दिया, आप पहले भी लिख सकते हो, नो इशू, मेरे से याद नहीं रहा था मुझे। वाई सी क्यू आई, और कौन सा है, पी भी है वो भी लिख दिया, आर भी लिख दिया, वाई टी माइनस वन, सी टी माइनस वन, क्यू टी माइनस वन, जितने भी वेरिएबल हैं सबके नाम लिख दो। लिख दिए। अब इक्वेशन इधर लिख दो, जितनी इक्वेशन है इधर उनके नाम लिख दो, 1 2 3 4, ये मेरी 4 है तो 1 2 3 4 लिख दी। अब पहली इक्वेशन में वाई है यस, सी है नो 0, क्यू है नहीं 0, आई है यस, जो है उसको यस कर दो, जो नहीं है उसको 0 कर दो। इक्वेशन 2 को देखते हैं, इसमें वाई है यस, ये पड़ा हुआ है यस, इसमें सी है नो नहीं है 0, एंड सो ऑन। तो ये चारों के चारों को आपने इसी तरह लिख देना है, अगर कोई है तो यस, नहीं है तो 0। आई होप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को चेक करते हैं क्या ये आइडेंटिफाइड है या नहीं है। इसमें एक जी हमें पता है 4 है, इंडोजिनस है 4। एम मिसिंग वेरिएबल कितने हैं, मिसिंग कितने हैं, 0, उनको मिसिंग कहते हैं। सी नहीं है तो ये भी मिसिंग है, जी क्यू में भी 0 है, ये भी मिसिंग है। कितने मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो m इज इक्वल टू 6 है, 6 मिसिंग है। अगर m ग्रेटर देन g माइनस 1 हो, g कितना है 4, 4 में से 1 निकाल दो तो 3 बनता है, और m कितना है 6, 6 ग्रेटर देन 3 है ना, तो ओवर आइडेंटिफाइड है। अगर m इज इक्वल टू g माइनस 1 हो तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। अगर m लेस देन g माइनस 1 हो तो अंडर आइडेंटिफाइड है। अगर m ग्रेटर देन g माइनस 1 हो तो ओवर आइडेंटिफाइड है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 ओवर आइडेंटिफाइड है। इसका क्या मतलब है, अगर इक्वेशन 1 की रिड्यूस फॉर्म निकालें तो उससे स्ट्रक्चरल अगर पैरामीटर यानी कि अल्फा बीटा निकालना है तो निकालने के बहुत से तरीके मिल जाएंगे आपको, इसलिए इसका नाम है ओवर आइडेंटिफाइड। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में देखें कितने मिसिंग हैं, 1 2 3 4 5 6, अगेन m 6 है, और सॉरी ये 3 नहीं है, ये 4 ही है, सबके साथ 4 ही होगा, ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक होगी, ये 4 आएगा इधर। तो g अगेन 4 है, तो g माइनस 1 कितना हुआ, 3 बना। अगेन m ज़्यादा है, g माइनस 1 कम है, अगेन ओवर आइडेंटिफाइड है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखें क्या है, कितने मिसिंग है, 1 2 3 4 5, अगेन m कितना हुआ 5, और g माइनस 1 कितना है हमारा 3 बनता है, तो अगेन 5 ग्रेटर देन 3, अगेन ओवर आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसी तरह लास्ट इक्वेशन को देखते हैं, कितने मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मिस है, m इज इक्वल टू 6 है, g माइनस 1 हमारा 3 बनता है, अगेन m ग्रेटर देन g माइनस 1 है तो ओवर आइडेंटिफाइड। सारी की सारी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है। इसका मतलब इनकी अगर रिड्यूस फॉर्म निकाली जाए तो स्ट्रक्चरल पैरामीटर को निकालने के बहुत से तरीके आपको मिल जाएंगे। ये थी रैंक, इसको कहते हैं ऑर्डर कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन से हमें पता लग गया चारों के चारों ओवर आइडेंटिफाइड है, ठीक है। अब ये नेसेसरी है लेकिन सफिशेंट नहीं है, अभी हमें एक और कंडीशन लगानी होगी जो कि मेक श्योर करेगी क्या सच में ये है आइडेंटिफाइड या नहीं है। वो जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड है ना टेक्निक, सेकंड कंडीशन जिसे आप रैंक कंडीशन कहते हैं, उसने हमें ये नहीं बताना कि ओवर है या एग्जैक्टली है या अंडर है, उसने बस ये कंफर्म करना होता है कि क्या ये आइडेंटिफाइड है या नहीं है, येस नो। क्या जो हमने पहली ऑर्डर कंडीशन लगाई उसमें अगर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड आ गई तो क्या वो आइडेंटिफाइड है या नहीं है, वो रैंक से पता लगेगा। अगेन क्या अगर यहाँ पे ओवर आइडेंटिफाइड है, क्या वो ओवर आइडेंटिफाइड है या नहीं है, रैंक से पता लगेगा। तो रैंक पे अब चलते हैं। रैंक कंडीशन में आपने क्या करना है, थोड़ी सी ट्रिकी है ये,
इसको सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। इसमें हमने 3 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप, डिलीट रो ऑफ इक्वेशन अंडर कंसिडरेशन। जिस इक्वेशन की आपने आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है ना, उस पूरी रो को उड़ा दें बीच में से। ये देखें, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। 2 3 4 है ना, 1 को मैं चेक करूँ, 1 मैंने मिस कर दी, ख़त्म कर दी। ओके, दूसरा काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट आउट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। कॉलम वाइज आपने लिखने हैं, फॉर विच देर इज़ ए ज़ीरो इन द इक्वेशन अंडर कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। जिस इक्वेशन को आपने चेक करना है उसको उड़ा देना है, बीच में से उड़ा दिया। उस इक्वेशन के जिस जिस जगह ज़ीरो है सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को लिखना है। मैं आपको वापस लेके जाता हूँ, फिर समझ आएगी। ये देखिएगा, इक्वेशन 1 है, इसको उड़ा दें, उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। अब नीचे कौन सी चीज़ें लिखनी है, जिधर जिधर ज़ीरो है इनके कॉलम लिखने हैं बस आपने, समझ आ गई। जिसके टिक है उसको इग्नोर कर देना, उसको उड़ा देना, उसको नहीं लिखना। क्या करना है, एक तो इक्वेशन 1 पूरी पूरी उड़ा दो, दूसरा जिधर जिधर ज़ीरो है सिर्फ वो कॉलम आपने लिखने हैं, बाकी नहीं लिखने हैं। ये मैंने वही किया। ये देखें, पहली इक्वेशन उड़ा दी, जिस जिस जगह ज़ीरो था ना उसी इक्वेशन में जिसको उड़ाया है उसी इक्वेशन के 0 0 वाले कॉलम जो रिमेनिंग रह गए उनको लिख दिया। ठीक है, ये देखो, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अगेन ये बड़ा ट्रिकी है, फिर बता रहा हूँ। इस इक्वेशन को उड़ा दो, इधर इसका जिस जिस जगह ज़ीरो है वो कॉलम सिर्फ लिखो, और वो तो इक्वेशन 1 तो आएगी नहीं, बाकी वाला आएगा। यानी कि इसलिए मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और ये मेरी इस तरह की शेप बन गई। अब हमने यहाँ पे पता क्या करना है, g-1 अगेन निकालो। g क्या है, एंडोजिनस कितने हैं 4, -1 कितने बने 3। क्या इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो ना हो? पहली रो, इसके अंदर सारे ज़ीरो हैं, नहीं। इसके अंदर सारे ज़ीरो हैं, नहीं। इसके अंदर सारे ज़ीरो हैं, नहीं। कॉलम देखो, इसके अंदर ज़ीरो है, नहीं। सारे ज़ीरो, नो। सारे ज़ीरो, नो, नो, नो। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल है, ये आइडेंटिफाइड है। अगर ये ज़ीरो निकल आते, नॉट ऑल ज़ीरो होते, ठीक है, मतलब नॉट ऑल ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो निकल आते फिर ये आइडेंटिफाई नहीं था। समझ आई? मैं फिर रिपीट करता हूँ। ये आपने बना लिया, इसके बनाने के बाद आपने ये करना है कि g-1 बताना है कितना है, वो 3 है। एटलीस्ट 3 रोज एंड कॉलम्स, इसमें पूरे में कोई से भी 3 रोज, कम से कम 3 रोज और 3 कॉलम्स ऐसे होने चाहिए जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो ना हो। है, ये फुलफ़िल हो रही है। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी 3 रोज ऐसी हैं जिसमें सारे ज़ीरो नहीं हैं, कॉलम रोज़ वाली कंडीशन फुलफ़िल। 1 2 3 4, 3 पे इधर ही चलें थे, 3 पे ही आपके 3 कम से कम कॉलम ऐसे हैं जिसके अंदर सारे ज़ीरो नहीं है, बल्कि ये तो सारों में ही सारे ज़ीरो नहीं है, तो ये तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब आपका मॉडल आइडेंटिफाई, आपकी पहली इक्वेशन आइडेंटिफाइड है। अब दूसरी मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरी आपने करनी है। दूसरी कैसे करेंगे आप देखिएगा, आपने खुद करनी है, पेपर में सारा करना होता है आपने। दूसरी कैसे करेंगे, अब की बार आप इस एक पूरी इक्वेशन को उड़ा दें, उड़ा दिया। इसके बाद देखें ज़ीरो किधर किधर है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो। इस ज़ीरो वाले कॉलम को पूरा लिखना है आपने, लेकिन 2 को उड़ा के। क्या आएगा फिर, ज़ीरो, ये ज़ीरो। ठीक है, जिस ये नहीं लिखेंगे दोनों कॉलम, ये लिखेंगे। ज़ीरो है ना, ज़ीरो, यस, ज़ीरो। जिस जिस जगह ज़ीरो है ना वो पूरा पूरा कॉलम लिखेंगे, लेकिन जो इक्वेशन आप चेक कर रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ चौथी इक्वेशन है, इसको हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर कंडीशन तो हमने सारों की देख ली है ना, सारी करके देखी है। ऑर्डर रैंक की बात कर रहा हूँ। रैंक में क्या करना है, पूरी इक्वेशन को उड़ा दो, उड़ा दिया। अब इसमें जिस जिस जगह ज़ीरो था ना उसके सिर्फ कॉलम को लिख दो, सिंपल सी बात है, वही मैंने लिखा है। इस तरह का बन जाएगा। फिर उसके अंदर g-1 निकालो 3, उसमें 3 रो ऐसी होनी चाहिए, रो और कॉलम ऐसे होने चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो ना हो। इसमें नहीं है तो इसका मतलब आइडेंटिफाइड है। अब आते हैं रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म पहले मैं आपको क्वेश्चन में लेके जाता हूँ। कहता है इसकी रिड्यूस फॉर्म भी निकालो। रिड्यूस फॉर्म निकालने का जो रियल तरीका है वो ये है, ये y है ना, इधर i पड़ा हुआ है, i वाली इक्वेशन इधर पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो रिड्यूस फॉर्म बन जाएगी। अगर i की निकालनी है रिड्यूस फॉर्म तो ये y पड़ा हुआ है,
y को y की जगह पुट कर दो, और q भी आपको पुट करना होगा, q भी इधर पुट कर दो क्योंकि q भी एक एंडोजिनस है, तो आपकी रिड्यूस फॉर्म बन, उसको सिंप्लीफाई कर लो, रिड्यूस फॉर्म बन जाएगी। अगर q की रिड्यूस फॉर्म मैंने निकालनी तो कैसे निकलेगी, इसमें इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो सारा कुछ आपका एक्सोजिनस या एंडोजिनस कोई भी नहीं है, ठीक है। इसकी निकालनी है तो y पुट करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, c के लिए सॉल्व कर लो, तो आपकी रिड्यूस फॉर्म बन जाएगी। ये है हेक्टिक तरीका, लंबा तरीका, इसमें तो पेपर में सारा टाइम ही गुजर जाएगा। एक और ट्रिक, एक मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ जिससे आप क्विकली रिड्यूस फॉर्म निकाल सकते हो। वो क्या है वो देखिएगा, वो क्विक है, इजीली आप कर सकते हो और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। वो 100% आंसर आपके ठीक आते हैं। और उससे एक और मज़े की बात, उससे आपको रैंक और ऑर्डर कंडीशन लगाए बगैर ही आप बता सकते हो कि आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है, ओवर है या एग्जैक्टली है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखें मॉडल में इंडोजिनस वेरिएबल कौन कौन से हैं, वाई सी क्यू आई। इसका मतलब 4 इक्वेशन बनेंगी हमारी, क्योंकि 4 ही इंडोजिनस है ना, तो हर एक की अपनी अपनी। एक्सोजिनस कौन से हैं, पी आर है। लैग्ड इंडोजिनस कौन से हैं, वाई टी, सी टी और क्यू टी। इसका मतलब एक y की रिड्यूस फॉर्म बनेगी, c की भी, q की भी, i की भी। जितने इंडोजिनस होते हैं उतनी ही रिड्यूस फॉर्म बनती होती है। मैं y की बना रहा हूँ, y की पता कैसे बनेगी, y लिख के पाई 11 प्लस पाई, ये तो आपको पता होगा ना रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर होते हैं, पाई 11, पाई 12, पाई 13, पाई 14, पाई 15, पाई 16, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ से, अगर मैं y की बना रहा हूँ ना रिड्यूस फॉर्म, y को लिख के जितने एक्सोजिनस है वो सारे लिख दो और जितने लैग्ड इंडोजिनस है वो सारे भी लिख दो, ये रिड्यूस फॉर्म बन गई। बेशक बना के देख लो, यही बनेगी। क्या बनी, y पाई 11 पी टी, पाई 12 पी टी। क्या ये सेंस क्या बनती, लॉजिक क्या है, लॉजिक देखें। अब y है इंडोजिनस, इस साइड पे जो मैंने सारे लिखे हैं वो एक्सोजिनस है, लैग्ड इंडोजिनस को भी एक्सोजिनस ही कहते हैं। तो इसका मतलब y फंक्शन है सिर्फ एक्सोजिनस का, इसी को तो रिड्यूस फॉर्म कहते हैं। बन तो गई है रिड्यूस फॉर्म। सी की बनानी है, सी की भी ऐसे ही बनेगी, सी को लिख के ये दोनों लिखो और ये तीनों भी लिख दो। मैंने वही किया सी, लेकिन अब की बार 1 1 की, ये 2 1 इसलिए लिखा इससे डिफरेंट हो जाए। 2 1 प्लस पाई 2 2 पी टी प्लस पाई 2 3 आर टी प्लस पाई 2 4 वाई टी माइनस 1 प्लस पाई 2 5 सी टी माइनस 1 प्लस पाई 2 6 क्यू टी माइनस 1 प्लस ई 2 टी। ठीक हो गया। इस तरह आई की भी इसी तरह बनेगी और क्यू की भी इसी तरह बनेगी। ईजिली हमने रिड्यूस फॉर्म बना दी। दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, फिल करते जाओ, एक दूसरे के अंदर फीड करते जाओ, फिर उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, उससे भी हो जाता है। अब ये देखें, ये रिड्यूस फॉर्म बन गई। इससे आप इजीली, मतलब ये इतना अच्छा तरीका है, इससे आप बगैर रैंक ऑर्डर लगाए बता सकते हो कि इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं है। कैसे, वाई इक्वेशन थी ना हमारी, वाई इक्वेशन में देखना है कि ये आइडेंटिफाइड है या नहीं है, एग्जैक्टली है या ओवर है। कैसे देख लेते हैं, पहले इसके रिड्यूस फॉर्म काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसके अंदर 6 रिड्यूस फॉर्म है। अब इसके स्ट्रक्चरल देखते हैं कितने, 1 2 3, 3 स्ट्रक्चरल पैरामीटर हैं। जब मैंने रिड्यूस फॉर्म बनाई तो 6 रिड्यूस फॉर्म है। इसका मतलब रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर ज़्यादा है, स्ट्रक्चरल पैरामीटर कम है। इसका मतलब रिड्यूस के ज़्यादा हैं, उससे बहुत से तरीके लग सकते हैं जिससे हमारे स्ट्रक्चरल आ सकते हैं। ये देखें अब कैसे होगा, स्ट्रक्चरल कितने थे 3, रिड्यूस कितने हैं 6। जब भी रिड्यूस ज़्यादा हो स्ट्रक्चरल से ओवर आइडेंटिफाइड होती है। ये वही इक्वेशन 1 ओवर, वही हमने रैंक ऑर्डर से भी यही कंफर्म किया है कि नहीं किया। तो इसलिए आप बाज़ दफ़ा बंदे के सामने साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल आता है, जिस तरह मेरे सामने आ जाता है, फ़ौरन से आपको बता दूंगा कि ये एग्जैक्टली है या ओवर है या अंडर है। कैसे पता लग जाता है, वो कहते हैं इतनी जल्दी कैसे रैंक ऑर्डर कर लिया, वो ऐसे ही किया, ईजी है, सिंपल। आई इक्वेशन है ना, आई वाली इक्वेशन में पहले आप काउंट कर लो कितने एक्सोजिनस और लैग्ड एंडोजिनस है, कितने 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 ये रिड्यूस पैरामीटर, एक इंटरसेप्ट वाला सॉर्ट, और 6 ही बनेंगे। ठीक है, चलें मैं क्यू इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं, क्या ये ओवर है या अंडर है। काउंट करें कितने लैग रिड्यूस हैं, 1 2 3 4 5 6 रिड्यूस फॉर्म है। और स्ट्रक्चरल देख लेते हैं कितने, स्ट्रक्चरल में कितने हैं इसके, 1 2 3, अगेन 3 स्ट्रक्चरल हैं, रिड्यूस 6 हैं। रिड्यूस ज़्यादा है स्ट्रक्चरल से, ओवर आइडेंटिफाइड है। तो इससे भी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिफाइड है या नहीं है। जिस तरह मैंने पेपर में इधर लिखा है इसी तरह आपने लिखना है। ठीक है, बस एक चीज़ मैंने थोड़ी सी इधर से स्किप की है कि मैंने सिर्फ एक की आइडेंटिफिकेशन रैंक के साथ किया, आपने खुद करनी है। दूसरी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये टेबल बनना है, 1 मिनट में हो जानी है ये। ठीक है,
आई होप ये सारा सॉल्व कर दिया है। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। थैंक यू।